अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 बेंजीन। लास्ट क्लास में बेंजीन यानी केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की स्टार्टिंग हुई थी। लास्ट लेक्चर में हमने बेंजीन के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर उसकी तफसील पढ़ी थी। आज का लेक्चर जो है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि इसके अंदर जो है रिएक्शंस होंगे बेंजीन के, कि बेंजीन जो है किस तरह के रिएक्शंस जो है वो शो करता है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किस तरह के जो है रिएक्शंस करते हैं। तो तवज्जो रखिएगा, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेंजीन जो है वो एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। इसके रिएक्शंस जो हैं कई किस्म के होते हैं। इसके 3 तरह के रिएक्शंस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नई बुक के मुताबिक 2 क्लासिफिकेशन इसके रिएक्शंस की रखी गई है, तीसरी नहीं रखी गई है। एक जो है इसके एडिशन रिएक्शंस होते हैं, एक इसके जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, और तीसरा जो नहीं है सिलेबस में लेकिन वो भी करता है बेंजीन, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। तो अब हम 2 पे जो है फ़ोकस करेंगे अपने टेक्स्ट के लिहाज से। जो सिंध के टेक्स्ट बुक बोर्ड से वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं या कोई और भी मेरे इस लेक्चर को ले रहा है, एडिशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एडिशन रिएक्शंस तो आप लोग देख चुके हैं, अगर किसी ने चैप्टर नंबर 5 का पहला हिस्सा किया हो जिसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स थे और उसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर आप रिकॉल करें, यानी ईथीन और इथाइन, तो ईथीन और इथाइन के एडिशन रिएक्शन हम कर चुके हैं। उससे एक चीज़ के तो हमारा जो है टाइम बच सकता है कि एडिशन रिएक्शंस होते क्या हैं। एडिशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर जो है कोई मॉलिक्यूल किसी एक और मॉलिक्यूल को अपने साथ ऐड करके एब्जॉर्ब करके सिंगल प्रोडक्ट, एक अकेली प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे, तो हम कहेंगे ये एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन है। तो ये तो इसके बहुत कम रिएक्शन होंगे, 2 ही होंगे हमारे, एक हाइड्रोजन के साथ होगा और एक हैलोजन के साथ। अभी मैं आपके सामने से हट जाऊंगा, देखिएगा उसको तफसील से। लेकिन जो इसके प्रिंसिपल मेन रिएक्शंस हैं बेंजीन के या किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज के लेक्चर का तकरीबन 90% हिस्सा उस पर ही जाएगा और काफ़ी तफसीली है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आप रिकॉल कर सकते हैं चैप्टर नंबर 6 से, जिसमें हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वहाँ पे एक आया था SN रिएक्शन, यहाँ आएगा SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब ये 1 बाय 1 हमें तफसील से करना है, तो काइंडली कोशिश कीजिएगा पूरी तवज्जो और पूरी जो है इन्हिमाक से इस लेक्चर को लें, ताकि कुछ फ़ायदा हो सके और कुछ आसान बन सके केमिस्ट्री। पहले जो रिएक्शन है इसके वो हैं एडिशन रिएक्शंस। जैसे अभी मैं बता चुका हूँ, एडिशन रिएक्शन जो है बेंजीन 2 तरह के कर सकता है। एक हाइड्रोजन को ऐड कर ले ये अपने मॉलिक्यूल में, और एक हैलोजन को। लेकिन अब इसमें तवज्जो ज़रा चाहिए होगी, जो मैं आपको बताऊँ नोट करिएगा तो और अच्छी बात हो जाएगी, सिर्फ अगर देख रहे हैं तो। हाइड्रोजन की एडिशन को हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ये पुरानी बात है। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये एक बेंजीन मॉलिक्यूल, इसने हाइड्रोजन को सूटेबल कंडीशन में ऐड किया। सूटेबल कंडीशन क्या है? निकेल एस कैटालिस्ट। ये तो आप याद ही कर लें, जहाँ जहाँ तक मेरे इख्तियार में आसानी वो मैं बता सकता हूँ, इससे आसान में केमिस्ट्री को नहीं बना सकता। कि हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम जगहों पे, चाहे इथीन में आप जाके देख लें, इथाइन में देख लें, निकेल सबसे सूटेबल कैटलिस्ट है जो एडिशन रिएक्शन में काम करता है। हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है तो ये काम आसान हो जाता है, हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। अब इसमें जैसे ये हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग का जो साइक्लिक सिस्टम है उस या रिंग सिस्टम है उसको तोड़ना शुरू कर देगा। यानी हम कहेंगे कि बेंजीन का रिंग रप्चर हो रहा है, रिटेन नहीं कर पा रहा, जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब 3 पाई बॉन्ड हैं, लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो उसमें से एक चला गया, फ़र्ज़ करें मैंने ये वाले को पहले हटाने की सोची, तो अब ये गेम की तरह वहाँ तक आप चले जाएं,
एक डबल बॉन्ड टूटा, वहाँ पे एक एक वैकेंसी पैदा हुई, क्योंकि हर कॉर्नर पे अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर मैंने यूँ कहा था कि ये बेंजीन है, नज़र नहीं आता लेकिन हर कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। तो आप गौर करें कि यहाँ पे से अगर ये बॉन्ड जाएगा तो एक वैकेंसी इस कार्बन की और एक इस वैकेंसी कार्बन की निकलेगी, तो दोनों को एक एक और हाइड्रोजन, यानी वो एक तो मैंने खोल के दिखा दिया जो पहले से था और एक उसके बाद आया, तो ये हो गया साइक्लोहेक्साडाइईन। नेमिंग भी रिवाइज करें चैप्टर 5 की कि साइक्लो अल्केन्स अल्कीन्स की नेमिंग कैसे होती थी। साइक्लो रिंग है और हेक्सा 6 वाला है, और डाई इसलिए कि 2 डबल बॉन्ड अभी भी कायम है, और इन इसलिए कि डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्साडाइईन। अब उसी कंडीशन में हम कंटिन्यू ये चलता जाएगा कि एक और बॉन्ड रप्चर हो। फ़र्ज़ करें मैंने ये वाला सोचा, तो अब यहाँ पे एक CH है, यहाँ पे एक CH है, तो जैसे ये बॉन्ड गया दोनों कॉर्नर के कार्बन की एक एक वैलेंसी ख़राब हुई। अब वो 2 मज़ीद हाइड्रोजनों ने आके पूरी कर दी। अब ये 2 हाइड्रोजनों ने आके, ख्याल रखिएगा कुछ लोगों को केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही हो, क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, और ये सबसे ख़तरनाक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी होती है, वो नेवर आस्क क्वेश्चन बट बर्न विद इन। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजनों, ये क्या है, H2 है, तो एक इस कॉर्नर पे आएगी, एक इस तरह नहीं होगा कि इसी जगह पे 3 हो जाए यहाँ पे और ये वाली नहीं आए। ये समझ के करने का है कि दोनों की एक एक वैलेंसी ख़राब हुई तो दोनों पे एक एक आएँ, यहाँ पे दोनों की ख़राब हुई तो दोनों में एक एक आएँ, फिर यहाँ पे अब ये वाली ख़राब हो तो उन दोनों में एक एक आएँ। इस तरह नतीजा क्या हुआ कि बेंजीन अनसैचुरेटेड से होते होते सैचुरेटेड की तरफ चला गया। काइंडली रिवाइज करें, केमिस्ट्री को करने का यही एक वाहिद रास्ता है। सर समझा नहीं पा रहे हैं, ये बोलना आसान होगा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सोचना होगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ। टीचर तो अपनी एक हद तक कोशिश कर सकता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड गया, वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ गया, तो अब सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते थे, अल्केन्स। अल्केन्स को क्या बोलते थे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो देखा, कीप रिवाइजिंग देन ओनली यू विल कैप्चर केमिस्ट्री। सिर्फ अगर हम ये मातम करते रहें कि केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, यकीन करें कभी नहीं आएगी। आपको शुरू करना पड़ेगा अपने आप को सीरियस अंदाज में इसके साथ। तो अब ये देखें, ट्रिपल बॉन्ड से 2 हो गए, फिर 2 से 1 हो गया और 1 से ख़त्म हो गया, यानी देखें साइक्लोहेक्सेन बन गया जो कि एक सैचुरेटेड साइक्लिक अल्केन है। तो ये इसका पहला रिएक्शन था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये तो समझ में आ रहा होगा साइक्लोहेक्सीन क्यों, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, साइक्लिक है 6 वाला हेक्सा, तो अब हेक्सीन डबल बॉन्ड रखता हुआ हेक्सेन रिंग अपने अंदर एक। अब इसी तरह होगा हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन की एडिशन। हेडिंग थोड़ी आ जाए बीच में। हेलोजिनेशन में जो सबसे सूटेबल हेलोजिन है वो क्लोरीन है, और ये मैं चैप्टर 5 में ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हेलोजिन्स की होती है वो ये होती है कि क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन एंड एस्टाटीन, या फ्लोरीन सबसे ऊपर है, लेकिन फ्लोरीन के रिएक्शन इतने वायलेंट, इतने एग्रेसिव होते हैं कि उससे रिएक्शन आप नहीं देखेंगे ना इथीन इथाइन में ना यहाँ। तो सिंपल ये हो गया, या तो क्लोरीन से क्लोरीनेशन करा दीजिएगा बेंजीन की, या ब्रोमीन से ब्रोमीनेशन करा दीजिएगा। आयोडीन बहुत मुश्किल से और स्लो रिएक्शन करता है, नहीं कराएगा, ना देखेंगे उसको, ना इम्तिहान में आएगा। और एस्टाटीन तो बहुत ही सुस्त और रेडियो एक्टिव की तरफ थोड़ा चला जाएगा। हुआ क्या, इसमें क्लोरीन को ऐड करेगी बेंजीन अल्ट्रा वायलेट यानी किसी रोशनी की मौजूदगी में। बारीकियाँ साइड पर लिखते हैं अगर आप MCQs को भी तैयार कर रहे हैं कि अंधेरे में बेंजीन हेलोजिनेशन नहीं करता, अंधेरे में हेलोजिनेशन नहीं करेगा बेंजीन, यानी इन डार्क नहीं होगा, रोशनी लानी पड़ेगी आपको। अब रोशनी अल्ट्रा वायलेट हो या डिफ्यूज़ हो या सनलाइट हो, अंधेरा बस ना हो। 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 एटमॉस्फेयर, यानी इसमें हाई प्रेशर होना चाहिए और रोशनी होनी चाहिए। 50 डिग्री को हाई टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो। अब इसमें भी वही होगा, अगर आपको समझ में आना शुरू हो गया है कि अब हेलोजन किसी एक बॉन्ड को तोड़ के वहाँ अपनी जगह बनाए। अब याद रहेगा वहाँ पे हाइड्रोजन थी, तो अब देखें क्लोरीन क्लोरीन एक एक अपने साथ आ गई। इसी तरह अब ये वाले बॉन्ड को आपने तोड़ने का सोचा, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी CH का मतलब एक H है, वो H अपनी जगह रहा, क्लोरीन क्लोरीन आ गई। फिर ये वाला अगर जाएगा
खेलने के अंदाज में या थोड़ा सा रिलैक्स अंदाज में पढ़ें तो कुछ आसान बन सकती है केमिस्ट्री। अब ये हाइड्रोजन अपनी जगह रही और क्लोरीन उसमें ऐड हो गई, और ऐड होने में होता क्या जा रहा है, काइंडली रटिएगा नहीं, बॉन्ड जा रहा है और एक नया सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ये ना हो कि नई चीज़ें आती भी जा रही हैं और बॉन्ड गायब ही नहीं हो रहे। ये है वो ख़तरनाक रटनाफिकेशन जिससे आपका नुकसान है अगर आप स्टूडेंट हैं, कि सब कुछ आ गया और वैलेंसी अब 5-5 हो गई कार्बन की। इस चीज़ को ख्याल रखते हुए आपको काम करना होगा कि एडिशन में डबल बॉन्ड जाता है और सिंगल बॉन्ड आता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन वाला, साइक्लो साइक्लिक है, हेक्साडाइन अब 4 हो गए यहाँ पे, तो टेट्रा फॉर 4, क्लोरो और साइक्लो हेक्सीन, और इसी तरह आखिरी फाइनल प्रोडक्ट हेक्साक्लोरो 6 क्लोरीन हो गई, और साइक्लो हेक्सेन। इसमें भी क्या सीखा कि बेंजीन अनसैचुरेटेड से होते होते सैचुरेटेड की तरफ चला गया, अनसैचुरेटेड से होते होते सैचुरेटेड की तरफ चला गया, यानी अपने स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कम करवाते करवाते सिंगल बॉन्ड सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड की तरफ चला गया। यानी किसी भी सिस्टम में अगर एक भी कम से कम डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड है। समझ में आ गई कुछ बात, या समझ में आना शुरू हो गई? और कोशिश करें पूरी जान लगा के कि ये समझना शुरू करें। अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप, कोई टीचर मेरा जो है लेक्चर देख रहा है वो उसकी मर्ज़ी है, कोई अपने तौर पे कोई देख रहा है उसकी मर्ज़ी है। स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ध्यान रखे कि देर ना हो जाए कि एग्ज़ाम हैं कब हैं कहाँ हैं, तो हम किस मकाम पे हैं इस केमिस्ट्री में। तो अब ये हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, अब ये जो गुजर गया रिएक्शन, इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, कभी सवाल घूमते हैं तो बच्चा घूमता है स्टूडेंट। इम्तिहान में एक सवाल अगर आ जाए ऐसा कि गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, बेंजीन एड्स हाइड्रोजन, वो ऊपर वाला दे दिया, बेंजीन एड्स क्लोरीन ये वाला दे दिया। ये तो है सीधा सवाल, सीधा इस सेंस में कि आपने पढ़ा देखा, हेडिंग लगी हुई है। कंडीशन मत भूलिएगा, कंडीशन गलत हुई तो 0, कंडीशन गलत या ना लिखने पे 0। अब जिन स्टूडेंट के सवाल ये होते हैं कि सर हम ये याद कैसे करें, मिक्स हो रही है कंडीशन, बेटा याद करें और 2 से 3 मरतबा लिखें और लिख कर देखें कि मैंने सही लिखी कि नहीं। लेकिन एक वक्त में एक इक्वेशन ना लिखें, 10-12 ऐसी इक्वेशन पहले ढूंढें, चैप्टर 5 की, 6 की, 7 की, क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ, और देखें उसमें कहाँ कहाँ कितनी 100 इक्वेशन पे कंडीशन है, 50 पे, उनमें से 10 या 12 सेलेक्ट करें। कर ली, ये मैं टिप दे रहा हूँ, मर्ज़ी आप इसको फॉलो करें, अमल करें ना करें। अब उन 10-12 को जब आप कलेक्ट कर लें तो कहेंगे भाई ये कंडीशन में अब रट रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, वट कर लिया। अब इस 10 कंडीशन को 2 से 3 से 4 मरतबा एक जगह लिखें, पेजेस काले करें। मेरा मानना है हो जाएंगी ये कंडीशन आपको पक्की। वर्बली ओरली करेंगे नहीं होंगी। सर आपको कैसे याद है, अभी यूँ पीट कर लूँ, सर आप पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ इंशाल्लाह। कैसे? ये मैं लिख के प्रैक्टिस की है, फिर उसके बाद ये आपको पढ़ा रहा हूँ। एक वक्त लगाया है। स्टूडेंट कहता है कि बग़ैर वक्त लगाए सब कुछ हो जाए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? गिव 2 रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट रिटेन्ड। ख्वाब में भी नहीं आएगा ये सवाल, इम्तिहान में तो आ जाएगा, स्टूडेंट के ख्वाब में नहीं आएगा ये क्या वाक़या है, कहाँ का है। गिव 2 रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज़ नॉट रिटेन्ड। ऐसे 2 रिएक्शन दें जिसमें बेंजीन रिंग कायम ही नहीं रहता, रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। मेरा काम बताना है। ये रिंग था, लास्ट लेक्चर देखिए, आखिरी में है ही नहीं, आखिरी में है ही नहीं। ऊपर हाइड्रोजन वाले में भी देख लें, यहाँ पे रिंग है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक, ऑसिलेटिंग, रिंग हो गया। इस आखिरी प्रोडक्ट पे देखें है रिंग, लेकिन दोहराएं द ओनली वे। अब है इसके हटो बचो रिएक्शंस। तो अब जो है रेडी टू फ्लाई, डरा नहीं रहा हूँ, तवज्जो कि अगर किसी की बढ़ रही हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़िंदगी के नए हैं।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक हेडिंग छोटी सी लगी हुई है, अगर आप में से कोई रीजंस भी करता है या करना चाहता है। बेंजीन इज़ मोर स्टेबल दैन इथीन एंड इथाइन, कि बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। मुख्तसर बताऊंगा, जगह मैंने छोड़ी हुई है, आप इसको वर्डिंग में लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा एक मरतबा उर्दू में, एक मरतबा इंग्लिश में, अगर आपने उसको कैप्चर कर लिया। सवाल ये पूछ रहा है रीज़न में कि बेंजीन 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद, 3 पाई बॉन्ड होने के बावजूद इथीन इथाइन से ज़्यादा स्टेबल तगड़ा मॉलिक्यूल है। लास्ट लेक्चर में मैंने जाते जाते एक शोशा छोड़ा था कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जबकि एक स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन या एक केमिस्ट की एक्सपेक्टेशन या एक टीचर की बुक ऑथर की एक्सपेक्टेशन कि with the presence of 3 pi bond in the system, benzene should be much more reactive, that is less stable than ethene and ethyne. Ethene having only 1 pi bond, ethyne having 2 pi bond. जाके चेक कर लेंगे गलत पढ़ाया। इथीन में एक ही पाई बॉन्ड था ना, ये जब हम बनाते हैं डबल बॉन्ड तो इसमें पहला सिग्मा होता है, इतना तो पता होगा, दूसरा पाई हुआ, तो अब बताएं ज़रा। अब एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, इथीन में एक पाई बॉन्ड है तो ये जितना रिएक्टिव है बेंजीन उससे भी कहीं ज़्यादा हो, यानी स्टेबिलिटी में कम हो, क्योंकि जो मॉलिक्यूल स्टेबल में ज़्यादा होगा उसके रिएक्शंस कम होंगे। ऐसे ही है, मीथेन के रिएक्शन कम क्यों थे, जाके देखें ईथेन के रिएक्शन कम क्यों है, जवाब दें, क्योंकि उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। इथीन इथाइन के क्यों बढ़ गए, पाई बॉन्ड आने से। अब दिमाग क्या कह रहा है कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, तो बेतहाशा रिएक्शन और स्टेबिलिटी बिल्कुल 0/0 होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन पिक्चर कुछ और शो कर रही है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल पिक्चर। इसकी वजह है वो जवाब जो गुजर गया कि इन बेंजीन मॉलिक्यूल द पाई बॉन्ड्स आर नॉट स्टैटिक, नॉट लोकलाइज्ड। The electrons or pi electrons in benzene molecule are resonating, that is delocalized. This delocalization results in the stability or greater stability of benzene, whereas on the other hand ethene and ethyne molecules have pi bond which are localized or static, so they are less stable due to that localized pi electrons। क्योंकि जो ऑसिलेट कर रहा है, घूम रहा है, उस पे हमला मुश्किल है। इसको आप यूँ समझ लें कि आप परिंदों के शिकारी हैं, एक कहीं बैठा हुआ है, आपको उसको शिकार करना है, और वही परिंदा उड़ के जा रहा है। आप जितने भी बेहतरीन स्नाइपर हो, थोड़ा आपको कैलकुलेट करके हिट करना होगा जो उड़ रहा होगा। अगर ये समझ में आया तो ये समझ में आया कि बेंजीन स्टेबल क्यों है, उसके बचने के चांस ज़्यादा क्यों हैं उस हमले में, क्योंकि वो ऑसिलेटिंग रेजोनेटिंग डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का मजमा है। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड हो गया, वरना रीजंस को चॉइस में, क्योंकि रीजंस टू द पॉइंट और बड़े कॉम्पैक्ट होने चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा सेंटर ऊपर हो जाए। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीशीज़, यानी न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। सर आप कुछ गलत पढ़ा रहे हैं? नहीं बेटा, मैं होश हवास में हूँ माशाल्लाह से, और बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। मैं रेफरेंस के साथ पढ़ाने वाला टीचर हूँ, आपको पता चला या नहीं। मैं न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल को लाऊंगा ताकि खिचड़ी ना बने, मिक्स ना हो जाए। न्यूक्लियोफाइल्स चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं न्यूक्लियस की तरफ कशिश रखते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज को उचकने के या पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने की कोशिश करते हैं। अब इसका उल्टा कर लें, इलेक्ट्रोफाइल्स यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव स्पीशीज़ हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन लवर्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन से अपनी कशिश और मुताबिकत रखें। अब याद कीजिए, बेंजीन इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। मूड बन रहा है कुछ पढ़ने का? बेंजीन इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूरा वो याद है, कैक्यूल का वो बंदरों का हमला, उसने वो पूरा क्लाउड और शीट बनाई हुई है।
इलेक्ट्रॉन्स को ऑल ओवर कवर किया हुआ है उस पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो है जाले ने, तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पर ये ससेप्टेबल एक्सपोज्ड हो गया। इससे क्या सीखा, एक और रीज़न लिख लें साइड में कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा देगा और ये इसके प्रिंसिपल मेन रिएक्शन होंगे रादर देन एडिशन। जबकि हम ये याद करते रहें या पढ़ते रहें या समझते रहें कि जहाँ पाई बॉन्ड हो वो मॉलिक्यूल प्रेफर करता है एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही है, इथीन इथाइन ने क्यों प्रेफर किए थे एडिशन रिएक्शन, कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? इसलिए ये कहेंगे कि इथीन इथाइन है इसलिए। नहीं भाई, उसको आपको स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, उसके मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा, उसमें पाई बॉन्ड है। सही हो गया। अब बेंजीन में भी है, लेकिन इसके प्रिंसिपल रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ये बारीकी याद रखिएगा अलग अलग। और एक जगह सम अप कर दूं, अल्केन्स यानी सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं जो उनकी शनाख्त या पहचान करवाते हैं। जाके देखिएगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, चैप्टर 5 का पहला हिस्सा। एडिशन रिएक्शंस आर द प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस दैट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर 5 के उस पहले ही हिस्से का आखिरी हिस्सा देखिएगा जाके, इथीन इथाइन अल्कीन अल्काइन। एंड नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 5 दैट इज़ बेंजीन, जो मैंने स्प्लिट किया वरना बुक में वहीं पे ही है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके प्रिंसिपल रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन नहीं है। जबकि इसके अंदर पाई बॉन्ड कई हैं, पीछे रीज़न गुजर गई कि इसकी वजह ये होगी। सही है यहाँ तक। अब ऐसा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, जैसे न्यूक्लियोफिलिक है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आए और बेंजीन रिंग में मौजूद एक कमज़ोर इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करवा दे। अब आप सिर्फ ये सोचें कि बेंजीन के अंदर कौन है जो इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। बेंजीन के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। हाँ बोल दें, हाइड्रोजन। यानी जैसे ही एक इलेक्ट्रोफाइल हमला करेगा इस इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर पकड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर पकड़ेगा, यानी कि उस पाई बॉन्ड को पकड़ लेगा। यानी ये मेरा पंजा है ना, ये पाई बॉन्ड पकड़ लिया मैंने, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले गया अपने साथ में। अगर समझ में आई आपको कहानी, अब ले गया मैं तो यहाँ पे आयन बन गया, यानी स्टेबिलिटी बेंजीन मॉलिक्यूल की ख़राब हो गई। अब बेंजीन अपनी बका के लिए कुछ करेगा वरना मारा गया, क्योंकि देखें ना 3 पाई बॉन्ड है ना, एक पे ऊपर मैंने हाथ मारा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास आ गया, यानी मैं एक इलेक्ट्रोफाइल था मैंने उचक लिया, इलेक्ट्रॉन लविंग था मैंने उछा लिया उसको। अब वहाँ पे खला पैदा हो गया। खला पैदा हुआ का मतलब बाकी 2 पाई बॉन्ड तो अपनी जगह हैं, यानी हिल गया रिंग, टूटा नहीं है, हिल गया है। अब इसको बका के लिए कुछ करना है वरना गिर जाएगा ये रिंग और टूट जाएगा, मर जाएगा। अब हाइड्रोजन को वो छोड़ेगा, रिलीज़ कर देगा अपना प्रोटॉन के तौर पर, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी इसका पहले जर्नल मैकेनिज़्म आएगा, फिर उसमें हमें 4 से 5 करने हैं। एक मैं बहुत तरीके से समझाऊंगा, उसको बहुत गौर से देखिएगा, तो ये होगा कि आपका बाकी लेक्चर बहुत शॉर्ट हो जाएगा। उसी काम को बार बार आप करते रहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे आता है, कैसे जो है वो एक आयन बनाता है, फिर कैसे वो फाइनल प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन की देता है, और इस तरह वो एक एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 से 5 सिलेबस में जो है वो होते जाएंगे। तो अब ज़रा पूरी सलाहियत एक जगह रखिएगा। तो सबसे पहले तो ये है डेफिनेशन कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बेंजीन जैसे को और रिप्लेस कर दे उसके एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को, जो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन के तौर पे काम करेगी, उस कंपाउंड से निकाल दे और हो जाए रिएक्शन SE। तो ख्याल रखिएगा SE वर्सेस SN, जैसे वहाँ था E वर्सेस SN, इलेक्ट्रोफिलिक वर्सेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के साथ। याद आ रहा है, बीटा एलिमिनेशन। रिवाइज करें बेटा, फिर देखते हैं सर यहाँ पे दिखा रहे, कहाँ से कुछ बोल भी नहीं, इसका मतलब मुझे कुछ याद भी है। जर्नल मैकेनिज़्म क्या है, इसको सेंटर कर देंगे तो समझ में आएगा। जर्नल मैकेनिज़्म ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 स्टेप में पूरा होता है। When it is said that mechanism, तो mechanism means step by step accomplishment of that reaction।
कैसे हुआ हकीकत में, वरना एक लाइन में हम इक्वेशन बनाते हैं ना कॉपी पे या रजिस्टर में, हकीकत में उसके पीछे पूरा अमल चल रहा होता है कि पहले फूट डलवाओ, फूट डल जाए तो फिर उसके ऊपर हमला करवाओ, हमला करवा दो तो फिर उसके बाद वहाँ के कमज़ोर पार्ट को अपने साथ ले जाओ और आखिर में अपना पूरा वहाँ पे कब्ज़ा करके ग्रुप बना के बैठ जाओ। यही है, यही आसान लफ्ज़ों में जो बताया वो अब केमिस्ट्री के मुश्किल लफ्ज़ों में आपको देखना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 4 स्टेप में मुकम्मल होते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल पैदा करवाना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो नीचे आपको नज़र आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, न्यूक्लियोफाइल भी जैसे रेडीमेड नहीं था। इलेक्ट्रोफाइल्स पैदा करवाने पड़ते हैं, जनरेट करवाने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं। तो अब इसको हम बनाएंगे पहले स्टेप में। बन गया, तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए, बन गया तो अब वो हमला करेगा। अटैक्स द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग टू यील्ड। अच्छा, ये मैंने भी अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ है, आप भी कुछ नहीं आया तो MCQs आ गई। कार्बोकैटायन, ये लफ्ज़ चैप्टर नंबर 6 में भी आ चुका है, जब हम बोले हैं SN1 SN2 और E1 E2 पढ़ते थे, याद आ रहा है? कार्बोकैटायन, पॉजिटिव कार्बन। एरीनियम आयन, एरीनियम, डू यू रिमेंबर एरीन्स? बहुत दिनों पहले मैंने ये लफ्ज़ बोला था, एरीन्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की फैमिली के लिए एरीन्स का लफ्ज़ आता है, बेंजीन इज़ वन ऑफ देम। तो जब ये कंपाउंड यानी एरोमेटिक कंपाउंड आयंस बनाएंगे तो वो एरीन्स के आयंस हो जाएंगे, तो एरीनियम आयन। या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसलिए कि 2 जगह पाई बॉन्ड कायम रहेगा उस रिंग का, और एक जगह का जो है वो sp3 हाइब्रिड होकर सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि sp3 सिग्मा होता है, sp2 और sp पाई होता है। कुछ नहीं समझ में आया तो अभी इंशाल्लाह समझ में आएगा, ये तो अभी मूड बन रहा है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो एरीनियम आयन बनाएगा वो करेगा क्या, कैसे बनाएगा? जो भी मैंने अपना मार्कर पकड़ के दिखाया था, वो वहाँ के इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा, यानी उस एक पाई बॉन्ड को उचक लेगा। किस जगह का? जहाँ पे अनहाइब्रिड PZ यानी पाई बॉन्ड है। नतीजा क्या होगा? वो अपना वहाँ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि वो मार्कर उसके हाथ में आ गया, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर, वो पाई बॉन्ड उसके हाथ में आ गया, उसके किसके? इलेक्ट्रोफाइल के। तो इसका मतलब उसका पार्ट बन गया। समझ यहाँ तक? नतीजा इसका क्या हुआ? बेंजीन का साइक्लिक सिस्टम हिल गया, ख़राब हो गया, यानी वक्ती तौर पे इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गया, वक्ती तौर पे, मार्क माई वर्ड्स, वक्ती तौर पर। बिकॉज व्हेन एरीनियम आयन इज फॉर्म द कार्बन दैट इज अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल बिकम्स sp3 हाइब्रिड, क्योंकि जहाँ पे बाई बॉन्ड गया वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया तो सिग्मा है, सिग्मा sp3 है। कुछ नहीं समझ में आया, सब्र करते रहें। दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान और शनाख्त है। एरोमेटिसिटी ये क्या है? लॉस हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक रिंग जो सिस्टम था वो एक जगह से चटक गया है, एक जगह से उसमें दरार पड़ी है, तो इमारत को रोकना है वरना पूरी इमारत जाएगी। ये तो हो गया। अब दूसरा मंज़र थोड़ा सा और ऊपर कर दें तो तीसरा मंज़र, उसके बाद इसके रिएक्शंस। सोच रहे होंगे सर इक्वेशन तो है नहीं, आप ऐसे ही डरा रहे थे, शुरू होंगी 15-20 आ जाएंगी इक्वेशन। टू ओवरकम दिस इनस्टेबिलिटी, जैसे ही इस इंस्टेबिलिटी को ओवरकम करने की ख्वाहिश आएगी तो क्या करेगा वो एरीनियम आयन? कुर्बानी पेश करेगा, जैसे हमेशा हम देखते रहे हैं, वरना खुद तो डूबे हैं, किसी और को भी ले डूबेंगे। कुछ समझ रहे हैं? यानी मेरे 2 हाथ में 2 चीज़ें आ गई। मैं कौन? बेंजीन। एक हाथ में मेरे हाइड्रोजन है, एक हाथ पे मेरे हमला हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल ने तो हाथ पकड़ा हुआ है मेरा, तो मेरे हाथ में जो है चीज़ है वो छोड़ दूँ, वरना पूरा गिरूँगा। समझ में आ रहा है? तो ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ समझ के पढ़ें इस टॉपिक को। तो अब ये एरीनियम आयन लॉस करेगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कटा देगा, हटा देगा अपने जिस्म से, मजबूरन कुर्बानी पेश करेगा, और वो वीक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे हट जाएगा। नतीजा अब क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया? यहाँ पे रुकिएगा, ये जो दरमियान में स्ट्रक्चर्स हैं इसको थोड़ा और ऊपर, ये बस। अब ये देखें, ये बेंजीन है, ठीक है, तवज्जो रखिएगा। ये एक इलेक्ट्रोफाइल, अभी ये जर्नल है, अभी पर्टिकुलर हमें करना होगा हेलोजिनेशन, तो नाइट्रेशन, तो सल्फोनेशन। ये इलेक्ट्रोफाइल है, E+ आ गया, प्लस का मतलब ये पॉजिटिव आयन हो गया, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल पे Nu- लिखते थे, इलेक्ट्रोफाइल पे E+। अब ये देखें, ये एरो नज़र आ रहा है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल का शिकार होने जा रहा है कोई सा एक पाई बॉन्ड।
अब नतीजा कर देखें क्या हुआ, वहाँ का पाई बॉन्ड गायब हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल इससे आके चिमट गया। अब तवज्जो रखें भाई क्या हुआ, इस कार्बन और इस कार्बन की हैसियत में गड़बड़ आ गई। इस जिस ऊपर वाला जहाँ डॉट लगाया है वो कार्बन तो जो है 4 अपने पूरे कर गया, 1 2 3 4, बराबर वाले का एक हाथ ही कट गया क्योंकि वो जो पाई बॉन्ड गया यानी इलेक्ट्रॉन पेयर गया उससे इस किनारे वाले के तो 3 हो गए। इसलिए अब आपको एक ये इंस्क्राइब सर्किल विद पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। ये पॉजिटिव आयन जो है ना ये एरिनियम आयन यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी कार्बोकैटायन बन गया बेंजीन रिंग से। और ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास, इलेक्ट्रोफाइल के पास। याद रहा, इलेक्ट्रोफाइल टेक्स अप इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन। अच्छा ये 3, ये कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों के जब वो कैक्यूल का स्ट्रक्चर कि डबल हेडेड एरो का मतलब होता है ये इक्विवेलेंट चीज़ें हैं, इक्विवेलेंट चीज़ें, और 3 इज इक्वल टू आ गए थे तो वो उसका कंबाइंड इफेक्ट था। अब ये 3 क्यों बनाए सर, ये तो भाई हम बता रहे हैं ना कि ये वाला एक पाई बॉन्ड गया, क्या पता दूसरा गया, क्या पता तीसरा गया, क्या पता दरमियान वाली कैफियत में उचका गया। यानी जब वो ऑसिलेट कर रहा था ना इस जगह था ना इस जगह, दरमियान में जो मैं यूँ करके दिखा रहा था कल आपको कि मेरी ये 2 उंगलियाँ नज़र आ रही हैं, फिर ये मैंने किया था 2 उंगलियाँ एक हो गई थी। लेकिन एक वो वक्त भी तो आया था कि पार्शियल दोनों थी और पार्शियल एक होने जा रही थी। ये वो मंजरनामा है 3D ग्राफिक्स के माहिरीन अगर हम मुझे देख रहे हैं कि इसमें तो दिल कबूल कर रहा है आपको कि ये वाला गया 2 बचे हुए हैं, सही हो गया। इसके बाद वाला इसमें भी आपका दिल कबूल कर ले कि 2 नज़र आ रहे हैं। ये बीच में कौन से कहाँ से आ गए 2, बीच में तो 2 हैं ही नहीं। ये वो मंज़र था कि ऑसिलेशन रेजोनेंस के दौरान हमला हो गया, क्योंकि इस जगह 2 थे इस जगह 1 था, तो सिर्फ 2 वाले पे ही हमला हो, ज़रूरी नहीं है वो बदल रहा है अपनी जगह उस वक्त हो जाए। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जब आप रिएक्शन मेन करेंगे इसके तो एक एक बनाएंगे, साइड पे लिखते रहेंगे इम्तिहान में क्या करना है, 3 नहीं बनाएंगे 1 बनाएंगे अपनी चॉइस अपनी पसंद से कि हम जो है थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बस मेरी चॉइस के मैंने इस वाले डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड को रप्चर करके वहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम बना दिया। ये कंप्लीट पिक्चर है कि यूँ भी हो सकता है यूँ भी और यूँ भी, लेकिन इसमें जो सबसे अहम था वो क्या था, जो रटने वाले स्टूडेंट हैं, उम्मीद तो है कि कम से कम होंगे मेरे साथ वो स्टूडेंट जो रटते हैं, ये प्लस उस नुक्कड़ पे लाइएगा जहाँ का पाई बॉन्ड गया है, ये देखिए कहीं भी ले आए, ये देखें यहाँ का कम हो गया वहाँ पे आया, यहाँ का कम हो गया यहाँ पे आया, यहाँ का कम हो गया यहाँ पे आया, ये कॉर्नर्स पे आ रहा है, अपनी पसंद पे नहीं जा रहा है। जहाँ पे वैकेंसी पैदा हो रही है डेफिशिएंसी आ रही है वहाँ पे जाएगा ये आयन, क्योंकि वहाँ के इलेक्ट्रॉन 3 हो गए बराबर वाले के 4 हो गए कार्बन के। ये कहानी है ज़रा समझने की, समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अब देख रहे हैं क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हैं या इस कार्बन के साथ हैं, कोई भी एक तो सोच लें तीनों में से। अब ये वो कैफियत है कि अगर इसने नहीं किसी एक को छोड़ा तो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर जा रहा है। अब ये देगा अपनी कुर्बानी, अब ये देगा अपनी कुर्बानी, यानी ये हाइड्रोजन लॉस कर देगा अपना ये एरिनियम आयन प्रोटॉन के तौर पर, यानी एक वीक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। और फिर अब अकल लगाएं आप लोग, तब ये आपको आगे के सारी इक्वेशन बच्चा इक्वेशन लगेंगी इंशाल्लाह और मज़ा आएगा इस टॉपिक में। इसने अब जो छोड़ दिया अपने हाथ को तो क्या हुआ, इसके फिर इस वाले कार्बन की एक वैकेंसी आ गई, क्योंकि 4 थे अब 3 हो गए, इस वाले के पहले ही 3 हैं। रीजनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड दोबारा से, रीजनरेट हो जाएगा। यानी कुछ समझे नहीं समझे पूरा हाजिर रहें, रात को जो है वक्त पे सोया करें। इथीन का डबल बॉन्ड गया वापस कभी नहीं आया, जाके देखिएगा। इथाइन का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गया वापस कभी नहीं आया। बेंजीन का वक्ती तौर पे एक गया, लगा ना गया, इसकी फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे उसमें ई लगा हुआ होगा और तीनों के तीनों पाई बॉन्ड वापस आ जाएंगे। और कैसे आ गए कुछ नहीं समझ रहे आप लोग, एच गया, इस कार्बन के 3 हो गए ना दोबारा, बराबर के ऑलरेडी 3 थे। कल याद है वो जुमला, आखिरी जुमला, मजबूरी का नाम शुक्रिया। ये कार्बन और ये कार्बन दोबारा आपस में आके एक पाई बॉन्ड वाला लेंगे, नतीजा क्या होगा, प्रोडक्ट एक नई बन जाएगी ई वाली, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड,
और रिंग सिस्टम यानी बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अपनी जगह कायम रहा। ये उस सवाल का जवाब भी हो गया मज़ीद कि बेंजीन इज़ मच मोर स्टेबल, क्योंकि स्टेबल ना होता तो ये अपने आप को रीजनरेट दोबारा नहीं करवा सकता था, मर जाता, ख़त्म हो जाता, फना हो जाता कि मेरे ऊपर तो हमला हुआ है। अब समझ में आ गया तो जो है उम्मीद रखता हूँ कि कम वक्त में कुछ हो जाएगा, 15-20 मिनट में, वरना शायद ज़्यादा चला जाए मामला। अच्छा, ये जर्नल इलस्ट्रेशन, ये जो आप लोग देख रहे हैं कि सर बड़ा तेज़ी से बढ़ाए जा रहे हैं, क्या मसला है, कैटलिस्ट दिखा हुआ है, फिर वो कैटलिस्ट दिखा है, ये अभी जो इलस्ट्रेशन आएगी ना उसमें आपको ये सारा जो है क्लियर हो जाएगा कि एरिनियम आयन ने अपना H छोड़ दिया। जब H छोड़ दिया वो कैटलिस्ट जो होगा अभी नज़र आएगा, कैटलिस्ट जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल, वो उसके साथ चला जाएगा, कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा, यानी कैटलिस्ट मरेगा नहीं इस रिएक्शन में, कैटलिस्ट रीजनरेट होकर दोबारा आएगा और देखो प्रोडक्ट एक नई हो जाएगी। यानी देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग नज़र आ रहे हैं, 3 जो है पाई बॉन्ड वाला, इसके ऊपर E आ गया, यानी वक्ती तौर पे बेंजीन रिंग ने अपने आप को हिलाया, दरार पड़वाई, लेकिन अपने हाइड्रोजन को एक लॉस करते हुए रीजनरेट करवा लिया उसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक नई प्रोडक्ट पैदा करने में कामयाब हो गया, यानी सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, जिसकी वजह से टॉपिक का नाम हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यानी ये एक प्रोडक्ट बन गई जिसको आप कहेंगे सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन, मोनो सब्सटीट्यूटेड, एक सब्सटीट्यूशन हुई है। मैक्सिमम बेंजीन 3 दे सकता है। नेक्स्ट लेक्चर मुमकिन है अगर मैं ये आज कामयाब हो गया अपने मिशन में तो तीसरे लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वरना पहले क्लास में मैंने बताया कि 4 लेक्चर तक जा सकता है। अब हमें 1 बाई 1 करना है पर्टिकुलर रिएक्शंस, इसके पर्टिकुलर रिएक्शंस। अगर पहली लिस्ट बनानी है तो बना लें। एक हैलोजिनेशन होगा, दूसरा जो है वो नाइट्रेशन होगा, तीसरा सल्फोनेशन होगा, और चौथा जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट आएगा, परेशान ना हो। उसमें ए बी करके 2 होगा, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, टोटल 5 होंगे, हेडिंगें 4 होंगी। हैलोजिनेशन, अब हैलोजिनेशन में क्या होगा कि बेंजीन किसी हैलोजन से रिएक्ट करे और सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट दे। तो इसमें क्लोरीन ब्रोमीन के अलावा आयोडीन मत दीजिएगा, जैसा अभी पीछे एडिशन में हुआ है, सही है। अब आपको संभालने कैटलिस्ट, जो मैं बोलने जा रहा हूँ ज़रा ध्यान से, ये देखें भाई कैटलिस्ट है, जो पीछे जो है भाई मैंने बढ़ा दिया था ना, वो अब कैटलिस्ट आपको नज़र आएंगे कि वो कौन सा कैटलिस्ट है जो अपना इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर बनेगा, जनरेटर बनेगा, यानी जिसको हम न्यूक्लियोफाइल में कहते हैं रीएजेंट बताएं जो न्यूक्लियोफाइल लाते हैं। तो ये कैटलिस्ट लाएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। जब ये आ जाएंगे ना इलेक्ट्रोफाइल तो फिर आगे हम वही करेंगे जो पीछे मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट इज़ टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रोफाइल, कि लुईस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करना। अब ख्याल रखिएगा, अब अगर आप कहेंगे सर लुईस एसिड की डेफिनेशन बताएं तो फिर मैं 9-10 क्लास में जाऊंगा, 1 मिनट ख़राब करूंगा। एक आर्हीनियस एसिड होता था, एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड होता था, और एक लुईस एसिड होता था। अब ये लुईस एसिड ही सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर है, ना आर्हीनियस एसिड और ना ही जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। अभी समझ में आएगा, थोड़ा नीचे दिखाऊंगा, उसी के साथ वो 1 मिनट आपका बचा लूँगा इंशाल्लाह। अब मैकेनिज़्म है, ये प्योर मैकेनिज़्म, हर मैकेनिज़्म 4 स्टेप का। अब गेम ऑन है प्यारे बच्चों, गेम ऑन है। हैलोजिनेशन का मैकेनिज़्म मैं पूरी तवज्जो से बताऊंगा 4-5 मिनट में। अगर ये क्लिक कर गया तो बाकी आपको रिवीजन का टच देगा, सिर्फ आपको ये सर बताएंगे कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, अब आप उससे नाइट्रेशन करवाएं, फिर मैं कहूँगा एक ये इलेक्ट्रोफाइल है, आप उससे सल्फोनेशन कराएं एंड सो ऑन, क्योंकि वो रिवीजन आ जाएगा। तो इस टॉपिक को ये नहीं देखिएगा कि 4 पेज आगे सर 4 स्लाइडें दिखाएंगे। पूरी तवज्जो ये रखिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वही काम बार बार करना होगा। अब स्टेप 1 हर एक में बदलेगा, सही है। बाकी स्टेप 2, 3, 4 रिवीजन होगा। स्टेप 1 इसलिए बदलेगा कि भाई सल्फोनेशन के लिए अलग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, हैलोजिनेशन के लिए अलग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, यानी वो जो हमला करने वाला है वो अलग अलग चाहिए ना। अब ये ब्रोमीन नज़र आ रहा है, ब्रोमीन Br2,
और ये FeBr3 यानी ये हो गया आपका लुईस एसिड जो कैटलिस्ट का काम करेगा, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, सही है। अब ये कैटलिस्ट का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर बनेगा ये। अब देखें इसने क्या किया, गौर से देखें क्या किया, इसने इस Br के सिस्टम में से कुछ ले लिया, क्या लिया, Br एक ले लिया, तो पीछे एक Br रह गया। अब देख रहे हैं क्या हुआ, बचपन से आज तक आप बोलूँ लफ्ज़ याद करते रहें या रटते रहें कि हेलोजेंस नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऐड इन योर नॉलेज। गिरगिट है एज द केस में भी, यहाँ पे देखें Br पॉजिटिव आ गया यानी ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, यानी ब्रोमीन हेलोजन पॉजिटिव रेडिकल सर्व्स एज इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको ये सोचना है कि लुईस एसिड क्या होता है, जो मैंने कहा था ना 1 मिनट बचेगा, अभी भी नहीं समझ रहे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है बेटा, ये थी डेफिनेशन 9th क्लास कि लुईस एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ले लिया उसने, क्योंकि जिसने दे दिया वो माइनस, जिसने ले लिया वो प्लस, ऐसे ही होता है, प्लस माइनस देने वाला लेने वाला। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपका ब्रोमो बन गया, ये हमला करेगा आपके बेंजीन रिंग पर, ऊपर करें भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल है जो ई लिखा हुआ था पीछे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल एरो आगे चला गया, यहाँ पे आएगा ये कि इसके ऊपर हमला है भाई, बेंजीन रिंग का इस ब्रोमो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अब अटैक, नतीजा क्या होगा, स्लो, याद है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द स्लो स्टेप, केमिकल काइनेटिक्स, हमला बड़ा ताक के और ध्यान से करना पड़ता है, मुंह पे ही ना आ जाए, खुद ही ना मारे जाएं, समझे बात। ये न्यूक्लियोफाइल में भी जाके देखिएगा चैप्टर 6 में, स्लो होता है हमला, फिर आयनाइजेशन और आयनाइज के बाद जो रिकवरी होती है वो तेज़ी से होती है, क्योंकि आयन्स अनस्टेबल होते हैं, फ़ौरन मिलकर अपने आप को स्टेबल बनाएंगे। अब ये देखें एरीनियम आयन बन गए। अब यहाँ पे देखें 3 दिखाया है, आपकी सेहत साथ ना दे तो 1 बना लीजिएगा इम्तिहान में। ये 3 दिखाया वही कि इस वक्त क्या पता इस पोजीशन का गया, क्या पता उस पोजीशन का गया, और क्या पता दरमियान में था और हमला था, रेजोनेंस के दरमियान। अब ज़रा ख्याल रखिएगा ये प्लस लगाना ज़रूरी है। हाँ, ये एक ऑप्शन है, आप सिर्फ प्लस लिख दें तो भी चल जाएगा, इंस्क्राइब सर्किल ना बनाएं, इंस्क्राइब सर्किल ना बनाएं। 2 तरीके चल रहे हैं इस एरीनियम आयन को बनाने के, या तो उस कॉर्नर पे कार्बन जहाँ से जो है पाई बॉन्ड गया है वहाँ प्लस लिख दें, या सर्किल में प्लस लिख दें। लेकिन भूल गए लिखना तो आपकी जिम्मेदारी है नंबरों की, भूलना यहाँ पे ख़तरनाक, भूलना ख़राब, क्योंकि ये ना लिखो, अभी फ़र्ज़ करें ना लिखो, सर क्या गलती हुई, आप बताएं, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने कार्बन की वैलेंसी का आगे पीछे सारा कर दिया मामला, और आयन भी नहीं है। आयन उसी वक्त तो बनता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, गेन कर ले। कैटायन कब बनता है, लॉस से, तो इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए तो लॉस हो गए ना, तो ये एरीनियम आयन बन गया। अच्छा, अब ये जो बता रहा हूँ ये रिवीजन में आएगा सारे में। अब ज़रा रुकिएगा आधे मिनट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि अगला आपको जो है तीनों मैकेनिज़्म रिवीजन लगे। अब ये देखिए यहाँ पे ब्रोमो इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रेशन में जो आएगा वो उसी तरह आप खुद कोशिश कीजिएगा कि नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल किस तरह एरीनियम आयन बनाएगा। इसी तरह क्लोरीन, अगर क्लोरीन लेता यहाँ पे मैं, तो क्लोरीन वाले यहाँ पे क्लोरीन 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 करवा देता, क्योंकि क्लोरीनेशन भी हमारे सिलेबस में है, ब्रोमिनेशन भी। क्लोरीन वाले से भी आप कराएं, ब्रोमीन से। मैं ब्रोमीन का दिखा रहा हूँ, क्लोरीन में जो एक लाइन लिखी हुई होगी, मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ होगा। तो ये हो गया आपका एरीनियम आयन, यानी स्टेप 2 क्या लिखा हुआ है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और देखा इससे क्या हुआ, बेंजीन रिंग लूजेज इट्स एरोमेटिसिटी, अपने अंदर के उसने 3 पाई बॉन्ड सिस्टम को रप्चर करवा दिया, चटक करवा लिया, तोड़वा लिया। आगे बढ़ें, अब है स्टेप 3 जिसमें हाइड्रोजन वाला हाथ वो अपना कटा देगा और वीक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे लूज़ कर देगा। अच्छा, वो जो वहाँ पे 3 है उसमें से कोई एक उठा लें आप अपनी पसंद से, और एक ही बनाएंगे तो वही एक ही शक्ल उठाइएगा। ये एक चीज़ बता दूँ नोटवर्दी, अगर आपने ओरिजिनल बेंजीन ये बनाया होगा इम्तिहान में, तो प्रोडक्ट तक आते आते ये मत आ जाइएगा भाई,
भले रेजोनेंस है, टीचर कहेगा कि भाई आप तफरी ना करो, ऑन पेपर तो रोक के रखो उस बॉन्ड को, ऑन पेपर भी घूम गया वो, नहीं समझे आधे लोग कि रिएक्शन में शुरू यहाँ से हुए थे और फाइनल प्रोडक्ट में मेरी अलग पोजीशन पे जो है वो चीज़ें, तब टीचर जो है वो नंबर दे तो देगा, लेकिन ये ख़तरा है, कुछ टीचर कहेंगे कि चेक लगाओ इस पर कि पेपर पे भी घूम रहा है, यानी कि आपने जहाँ पे इंक लगाई है वो दूसरी जगह बॉन्ड चला गया अगले पेज को पलट के। ये तो मतलब समझ में अगर आ रहा है तो आ रहा है, वरना केमिस्ट्री क्लास में हंसने का दिल नहीं चाहता है कि जिस पोजीशन से बॉन्ड हटाएं उसी पोजीशन पे लाएं, ये बता रहा हूँ। तो अब ये हो गया ब्रोमो बेंजीन। अच्छा, इसमें ये जो लिखा हुआ है ये नॉलेज है, एमसीक्यूज है कि ये कैरेक्टर में 75% ब्रोमो बेंजीन है, 100% नहीं है। कैरेक्टर में 75%, ये क्लोरीन होगा तो उसकी परसेंटेज अलग होगी। और कैरेक्टर से मुराद ये होती है कि एक्चुअल जो सब्सटेंस हो वो कितना अपने अंदर वो कैरेक्टर रखता है, ये मतलब। अब जो कैटलिस्ट की रिकवरी जो लिखा है ना, Z कैटलिस्ट, अब ये H+ बेचारा यहाँ से वेला निकाला गया, घर से मारा, सही है। अगर प्यारे बच्चों को पीछे की एक चीज़ दिखाई जाए भाई, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया था, जो हमने पीछे इलेक्ट्रोफाइल बनाया था, ये देखें, ये जो इसका Br+ वाला पार्ट निकला आयोनाइजेशन में, वो तो इलेक्ट्रोफाइल बनकर हमला करके प्रोडक्ट बनाने में गया। यहाँ का ये वाला बेचारा कहाँ गया, इसका नेगेटिव पार्ट। गेम समझ में आना शुरू हुई। ये जो यहाँ का माइनस निकला और जो एरिनियम आयन का H+ निकला प्रोटॉन के तौर पे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और रिकवरी हो जाएगी दोबारा से इस चीज़ की, चेक कीजिएगा नीचे। इसलिए इसका नाम हो गया रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, यानी हर चीज़ रीजनरेट हो रही है। सस्ते में महंगा काम हो रहा है कि देखें बेंजीन के वो तीनों पाई बॉन्ड वापस आ गए, रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट भी जो हमने शुरू में लिया था वो आ गया। अब वो जो ऊपर Z दिखाए ना, वो सारे ये कहानी है कि ये वो कैटलिस्ट है। चौथे स्टेप में ये वापस आपको आता हुआ नज़र आएगा, तो हम कहेंगे कि वो वापस कैटलिस्ट आ गया और नई एक प्रोडक्ट बन गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये देखें भाई हुआ जो कहा मैंने, ये देखें FeBr4- वहाँ से उठाए स्टेप 1, H+ जो बेचारा यहाँ से निकला, दोनों मिलकर दोबारा क्या बनाई, क्या चीज़ की रिकवरी हुई, ये क्या चीज़ की रिकवरी हुई, नज़र आया, कैटलिस्ट रिकवर्ड। अब इसी को अगर मैं एक शॉर्ट हैंड टेक्निक से बताऊँ तो ये नज़र आ रहा है आपको, बेंजीन + क्लोरीन, ये दूसरा है, देख रहे हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है डू बाई योर सेल्फ। सर आप काम भी दे रहे हैं, करें या ना करें, हम तो दे रहे हैं काम। क्लोरीन को अगर उसी तरह 4 स्टेप में करते तो, ये मैंने उसका शॉर्ट हैंड एक दिखाया है कि बेंजीन को क्लोरीनेशन से गुजारा लुईस एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में रूम कंडीशन पर, तो देखें क्लोरोबेंजीन बन गई, जहाँ यहाँ ब्रोमोबेंजीन बनी थी, और HCl यानी इसके अंदर का वो H, इसके अंदर का वो H हटाएं और इस Cl में से एक Cl हटाएं, तो देखें HCl वो और Cl एक इसके अंदर। कुछ समझ में आया? शॉर्ट हैंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं समझ में आ रहा? ये कह रहा हूँ, ये बेंजीन बोले हाँ, ये ब्रोमीन बोले हाँ, एरो पे लिखा है FeBr3, कैटलिस्ट को हम बचपन से कहाँ लिख रहे हैं, एरो पे, बोले हाँ। रूम कंडीशन पे हो रहा है तो 25 डिग्री या रूम कंडीशन लिख दें या ना लिख दें। अब एक ब्रोमीन को लाएं, वहाँ के एक हाइड्रोजन को हटाएं, बताएं क्या बना, ये बना ब्रोमोबेंजीन, नाम सही से देखिएगा भाई, ब्रोमोबेंजीन, और साथ में HBr। अब यहाँ पे सिर्फ H+ इसलिए लगा रहा है कि वो पीछे वाले के साथ जाएगा, लेकिन शॉर्ट हैंड में ये हुआ कि बेंजीन ने अपने साथ हेलोजन को मिलाया लुईस एसिड की मौजूदगी में, और नतीजतन उसने एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे दी और अपनी एक हाइड्रोजन गई, ब्रोमीन आई और HBr। तो यहाँ पे भी अब देखें शॉर्ट हैंड में वही हुआ कि क्लोरीन आई, हाइड्रोजन हटी, क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट और HCl बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट। सिर्फ अब बारीकी सुन के आगे बढ़िएगा। ब्रोमिनेशन कराएंगे तो लुईस एसिड रिस्पेक्टिव FeBr3 ब्रोमीन को ब्रोमीन फेवर करेगा, और क्लोरीनेशन कराएंगे तो
FeCl3 हाइलाइटर, क्लोरीन क्लोरीन वाला है जो है लुईस एसिड के साथ काम करेगा, ब्रोमीन वाला ब्रोमीन वाले के साथ। खिचड़ी पिचड़ी ना हो, ध्यान से। अच्छा इसमें देख रहे हैं 90%। ये किस बात का सबूत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। क्लोरीनेशन फास्ट होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी लिखा होता है एडिशन ऑफ रिएक्शन के वक्त में, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, भूल गए अभी के अभी आज ही के लेक्चर की स्टार्टिंग में। तो देखिए क्लोरीनेशन ज़्यादा तेज़ होगी, तो क्लोरीनेशन का इम्तिहान में ज़्यादा आने का चांस रहेगा, यानी ज़्यादा प्रैक्टिकल रिएक्शन है। तो ये देखिए 90% कैरेक्टर में, क्योंकि तेज़ रिएक्शन असली रिएक्शन और वो हुआ। ब्रोमीन ठहर के थोड़ा देर में कराएगा तो उसका कुछ कैरेक्टर लॉस हो जाएगा, तो 75% अपना जो है देगा ब्रोमो बेंजीन। और देख रहे हैं इसमें आयन आ गया फास्ट, क्योंकि आयन्स आर अनस्टेबल, फ़ौरन रिकम्बाइन होंगे तेज़ी से, तो ये फास्ट। और जहाँ पे हमने अटैक करवाया था वो था स्लो। अब मैं सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बताऊंगा बच्चों, अच्छा लगे या बुरा। सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमला कराना, हाइड्रोजन को कटाना, रिकवरी कैटलिस्ट की कराना आपका, या तस्वीर खींचें या मुझे बुरा भला कहें, चॉइस इज़ योर्स। तो अब सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन वाली जगह पे मैं आधे मिनट रुक जाऊंगा। बाकी आपका है कि अपने कॉपी पे अगर कोई रजिस्टर के साथ मेरा लेक्चर ले रहा है उसका अटैक और जो है वो सब्स्टिट्यूशन आप करवाने की कोशिश करें। अच्छा टोलिन भी है, वो मैं अलग से बता दूंगा आपको कि टोलिन के भी साथ रिएक्शन है, लेकिन वो एक एक लाइन का है। आज के लेक्चर में नहीं होता, इंशाल्लाह इसी चैप्टर के एंडिंग में बता दूंगा मैं आपको। नाइट्रेशन, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है, ये शॉर्ट हैंड रिएक्शन है। ये सिर्फ देख लें जल्दी से, इसको जो है बनाए नहीं कि बेंजीन ने नाइट्रेशन की, HONO2, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये 2 और 1 3, क्योंकि ये जो होता है ये नाइट्रो ग्रुप होता है। देखिए नाइट्रो ग्रुप आया और वहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया, जो हाइड्रोजन हटी वो H2O, और नाइट्रो ग्रुप जो आया ये हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये शॉर्ट हैंड टेक्निक हुई, इसको आपको 4 स्टेप में दिखाना है। मैकेनिज्म में 4 स्टेप पे दिखाने के, पहले ये दिखाने नाइट्रो ग्रुप आया कहाँ से, जब आ गया तो फिर हमला होगा और एरिनियम आयन बनेगा और सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये शॉर्ट हैंड है, सिर्फ देख लें अगर बनाना चाह रहे हैं तो। अच्छा शॉर्ट हैंड वाले में आप रिंग भी बना सकते हैं, नोट कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को तरीके से। शॉर्ट हैंड मेथड में आप रिंग भी बना सकते हैं, लेकिन जितने मैकेनिज्म हैं उसमें रिंग बना देंगे तो रिंग का कौन सा जो है हिस्सा काटेंगे मिटाएंगे, ये वाला कैसे मिटाऊँ इतना सा हिस्सा, कहेंगे भाई यहाँ पे एरिनियम आयन बन रहा है। कुछ बारीकी समझे नहीं समझे। जब आप मैकेनिज्म करेंगे आपको पाई बॉन्ड ही दिखाने पड़ेंगे ताकि एक टूटा हुआ नज़र आए ना। रिंग बना देंगे अगर वहाँ, तो रिंग का कौन सा हिस्सा काटेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कैसे पता रहेंगे, तो पूरा रिंग है। कुछ समझ रहे हैं, अच्छी बात हो गई। आगे बढ़े भाई। ये वाहिद ऐसा रिएक्शन है जिसका जो है इलेक्ट्रोफाइल 2 स्टेप में बनेगा, वरना बाकी सबके एक एक लाइन में बनेगा। अभी देखा था लुईस एसिड ने 1 स्टेप में बनाया था, यहाँ पे 2 स्टेप में बनेगा। ये क्या है भाई, HONO2, ये है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। सही है, खोल के क्यों लिखा है, दिखाने के लिए। क्या देखें इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दूर इतना ना लिखें, करीब भी लिख सकते हैं आप। सही है। अब क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, इससे ये पता रहा ये कैटलिस्ट का काम करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो उसके साथ काम करेंगे। वहाँ पे देखा था Br2 कैटलिस्ट नहीं था, FeBr3 कैटलिस्ट था। Cl2 कैटलिस्ट नहीं था, FeCl3 कैटलिस्ट था। तो यहाँ पे अब ये कैटलिस्ट है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो कैटलिस्ट बनेगा। ये सर अजीब सा सल्फ्यूरिक एसिड, यही बनाएंगे बेटा, तभी फ़ायदे में रहेंगे कि इसमें पता चलेगा कौन अदल बदल करेगा। इसमें ये एक H को ले जाएं तो देखें एक H इसके साथ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, ये आ गया। बाकी जो बचा देखें HSO4 आ गया। लेकिन अब ये मसला फंस रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें एक प्लस जो है इस NO2 को रोक रहा है। अब ये NO2 को अलग करवाना है, नाइट्रो ग्रुप, बारीकियाँ लिख रहे हैं, ब्रोमो हेलो ग्रुप पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, Br+Cl+, NO2+ नाइट्रो ग्रुप। जब ये नाइट्रो ग्रुप किसी कंपाउंड के हाइड्रोजन या एटम को रिप्लेस करता है तो नाइट्रेशन कहलाती है। रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप विद NO2+ ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब ये NO2 को अलग करवाने के लिए एक और हमला, सल्फ्यूरिक एसिड का दोबारा। तो अब क्या होगा इसमें, अब यहाँ से ये टूट जाएगा बॉन्ड, और इसको यूँ समझें HSO4,
नज़र आ रहा है। अब ये जो होगा ये इसके साथ गया, H3O ये रहा, HSO4 यहाँ पे कटा वो रहा, और जो हमारा मकसद था वो इलेक्ट्रोफाइल, वो शिकारी निकाल लिया जो अब हमला करेगा। NO2 समझें, NO2 अलग करने की कोशिश थी, हेडिंग याद रही। इलेक्ट्रोफाइल आसमानी चीज़ें नहीं है कि नाजिल हुई हैं, बनवाएंगे, ऑर्डर देंगे, आ जाएगा ऑर्डर तो उसकी फायरिंग मारेंगे। समझ गए बात? देखिए नाइट्रो ग्रुप थोड़ा फंसा हुआ था दो स्ट्रक्चर के बीच में, इसलिए दो स्टेप में। इससे ये टेंशन मिल जाएगा कि अब सारे स्ट्रक्चर दो दो लाइन में होंगे, एक एक लाइन में होगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब आपके पास 2-2 मिनट है भाई। अब इस नाइट्रो ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल बना के हमला कराएं बेंजीन पर, जहाँ का पाई बॉन्ड तोड़वाएं वहाँ पे उसके साथ प्लस एरिनियम आयन बनाएं। जब वो H को लॉस करे तो नाइट्रो बेंजीन बना के रिकवरी करवा लें कैटलिस्ट की, यानी इस HSO4 के साथ वो निकला हुआ H मिल के दोबारा H2SO4 दे देगा। कुछ नहीं समझ में आया तो मैं सिर्फ 2 मिनट दिखाऊंगा, बाकी आपको गुस्सा आ रहा है तो आए। ऊपर आ जाए भाई। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन ये अटैक करेगा, ये देखिए अटैक हुआ, इसमें भी थोड़ा पीछे से यहाँ से अटैक करवा दें। ये अटैक हो गया। जब ये अटैक हो जाएगा स्लोली, अच्छा इसमें अब जो है टाइम बचाने के लिए एक एक बनाए, तीनों ना बनाए, कोई एक फैसला कर लें, ये वाला बना दिया या ये वाला। अच्छा ऑल द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन आर इक्विवेलेंट, तो ये नहीं सोचेगा कि उसमें तो ताज पहनाया था ब्रोमीन का ऊपर, इसमें कंधे पे बैठा दिया है। ये बेंजीन की खूबसूरती है, आपको बुरा भले लग रहा हो। बेंजीन के तमाम हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, किसी एक पर अटैक सेम प्रोडक्ट देगा, तमाम कार्बन इक्विवेलेंट हैं। अब आप इस कंधे वाले पे करवा दें अटैक तो वहाँ से लिहाज से अपना एरिनियम निकाल लें, सर वाले पे से करा दे तो उससे बना लेते। अब चॉइस इज़ योर्स। तीनों नहीं बनाइएगा, अभी टाइम बचाने के लिए एक बनाएं। अब ये नाइट्रोनियम आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया आपका। इस इलेक्ट्रोफाइल ने स्लोली अटैक किया और एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर। नतीजा वहाँ पे अपने साथ आके जुड़ गया, वही मार्कर जो पकड़ के दिखा रहा था। यानी वो पाई बॉन्ड जो यहाँ था ना, ये समझ में आना शुरू हो गया, ये पकड़ के उसके यहाँ देखिए वहाँ गया। अब ये हो गया आयन हो गया। अब ये आयन अपनी हाइड्रोजन छोड़ देगा, NO2 वहीं पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड वहीं पे आ जाएगा, हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन बन गया। कोशिश कर सकते हैं अगर फ्रेश हैं और अगर कोई कॉलेज नहीं जाता तो। लिख लें बेटा जी। अब ये देखें, ये एरिनियम आयन, इसने अपनी हाइड्रोजन लॉस की, बन गया नाइट्रोबेंजीन। यानी आप 6 तरह ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, 6 तरह ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। डिपेंड करेगा, आप ऊपर वाले पे बना दें, कॉर्नर वाले बना दें, बॉटम वाले बना दें, किसी भी एक जगह बना दें, किसी भी एक जगह बना दें। और अब याद रहा, यहाँ से तो H प्रोटॉन के तौर पे लॉस हुआ, ऊपर कौन निकला था? HSO4। उस HSO4 और इस H को मिलाएं, क्या बना? H2SO4। मैंने ऊपर H2SO4 के नीचे ही कैटलिस्ट लिखा था। अब अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो लग रहा होगा तेज़ जा रहे हैं, तेज़ नहीं जा रहे, एक ही काम आप बार बार करना है बेटा, थोड़ा सा तो एडजस्ट करें। इसमें भी टोलिन के साथ है, लेकिन वो जो एक जगह टोलिन के सारे एक जगह इंशाल्लाह कर दूंगा। ये रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट आ गई स्टेप 4। सल्फोनेशन, ये नए लफ्ज़ हैं तो संभाल रहे हैं। नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप का आना और एक हाइड्रोजन या किसी एटम का हटाना, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की सोर्स है नाइट्रिक एसिड, उसके अंदर होता है NO2 छुपा हुआ, उसको निकालना पड़ता है। सल्फोनेशन की सोर्स है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर सल्फोनिक ग्रुप छुपा हुआ है।
ये सल्फोनिक ग्रुप SO3H लिस्ट बनाते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट अलग है, मेरे नोट्स में और बुक में इलेक्ट्रोफाइल की लिस्ट अलग नहीं है। हेलोजिन इलेक्ट्रोफाइल Cl+Br+, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल NO2+, सल्फोनिक ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल SO3H+। सही है। इसी के आगे का अभी से बता दूं, एक जगह लिस्ट कर दूं, चलें कर देते हैं, चौथे पांचवें का ही बोल देता हूँ, लिख लें, फिर उसके बाद ये हट जाऊँगा सामने से। फिर मिथाइल या अल्काइल ग्रुप CH3+, उससे अल्काइलेशन होगी। सही है। और CH3CO+, ये एसिल ग्रुप होगा जिसमें CH3 के साथ कार्बोनिल CO आ जाता है। CH3CO+ एसिल ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रोफाइल टोटल आपके एक जगह पे आ गए 5 या 6। क्लोरोब्रोमो को 2 गिनेंगे तो 2, वरना वैसे 1 गिनेंगे तो 5 हो जाएंगे टोटल। सही है। अब मैं हट गया, ये शॉर्ट हैंड टेक्निक है। शॉर्ट हैंड का मतलब कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड लेंगे तो सल्फोनिक ग्रुप आकर H को हटाकर, इसमें देखो वही हो रहा है SO3H, और इसका एक H हट जाए, देखिए H2O पानी निकल गया, और सल्फोनिक ग्रुप इसके साथ जुड़कर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। नाइट्रो ग्रुप आता है तो नाइट्रो बेंजीन बनता है, SO3H आ जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। प्रोडक्ट के नाम की ज़रा संभालें। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप मेन रिएक्टेंट को और मेन प्रोडक्ट को राम नहीं देंगे तो आपका एक एक नंबर कट जाएगा। अगर एग्ज़ाम के स्टूडेंट के बन के आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आदत बना लें, मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। और कंडीशन अगर है तो लिखना लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। अच्छा, ये रिएक्शन 2 तरह से हो सकता है, चॉइस इज़ योर्स। अगर तो कंसनट्रेटेड लेंगे तो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए माहौल, 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे जो कि मैक्सिमम अपने अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रखता है, अगर चैप्टर 1 के लेक्चर आप लोग ले रहे हो मेरे, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड हमने पढ़ा था, तो रूम कंडीशन पर भी हो जाएगा। यानी अब आपके ऊपर है अवेलेबिलिटी पर है कि अगर फ्यूमिंग मिल जाए तो ठंडी हालत कमरे वाली हालत पे भी हो जाएगा, अगर कंसनट्रेटेड मिल जाएगा तो थोड़ा सा गर्माइश होनी चाहिए, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये तो शॉर्ट हैंड टेक्निक है। देखें इसमें रिंग बने हुए हैं, लेकिन जब इसका मैकेनिज्म आप देखेंगे तो उसमें जो है डबल बॉन्ड दिखेंगे। अच्छा, ये आसान है। नाइट्रो में सिर्फ 2 स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पैदा होगा, इसमें एक एक लाइन में। अब जो खेल रहे हैं मेरे साथ, खेलें, परेशान है तो फीडबैक दे दीजिएगा, सर आप बहुत तेज़ दौड़ रहे थे। इलेक्ट्रोफाइल, अब देखें ये सल्फ्यूरिक एसिड SO3, सही है। इसको आप यूँ लिखें, बार बार बता रहा हूँ, HSO4 लिख दिया। अब ये SO3H यहाँ से हो गया, सही है, नज़र आया। तो ये आपका जो है प्लस HSO3 यानी SO3H हो जाएगा सल्फोनिक ग्रुप। जो HSO4 इसमें से अलग हो जाएगा पार्ट माइनस, वो देखें। अब देखें सल्फोनिक ग्रुप इसमें एक लाइन में आ गया। अब इसका हमला करवाएं, एरिनियम आयन बनवाएं, H को निकलवाएं, सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनवाएं, और आखिर में रिकवरी। अब तो समझदार हो गए आप लोग। HSO4 के साथ वो निकला हुआ H मिलकर देखें सल्फ्यूरिक एसिड की रिकवरी दे देगा। यानी ये कैटलिस्ट का काम कर गया सल्फ्यूरिक एसिड खुद। सल्फर ट्राइऑक्साइड उसके अंदर सोर्स बनी, कैटलिस्ट ये बना। कैटलिस्ट वो बनेगा जो रिकवर होगा, कैटलिस्ट वो बनेगा जो रिकवर होगा, और साइड पे जो होगा वो उसके अंदर रिएक्शन में चला जाएगा। समझ में आया कुछ? देखो उसमें FeBr3 में से Br+ निकला, वो देखें रिएक्शन में चला गया, और FeBr3 रिकवरी में, FeBr4 वो रिकवरी में चला जाएगा। नहीं समझ में आया तो देख लें कि किस तरह अटैक और किस तरह जो एरिनियम आयन और किस तरह। अच्छा, ये मैं आप लोगों से बोल रहा था, नाइट्रेशन में भी सिर्फ एक सिंगल बनाइएगा, हेलोजिनेशन में भी एक। वो 3 है समझने के लिए कि इस वक्त यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है। जिस वक्त हमला हुआ, जिस टाइम अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, ये देखें, ये सल्फोनिक बेंजीन अटैक यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमेशा स्लो, याद हो गया, अब तो याद होने जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो स्लो होगा, कि ताक के हमला, वरना वहाँ से शिकारी भाग जाए। क्या हुआ? एरिनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कार्बोकैटायन। अच्छा, ये एक चीज़ आपने पीछे वाली इक्वेशनों में भी नोट की है, ये पर तौल रहा है वापस अपने आप को रीएडजस्ट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। ये स्टाइल जब भी आप देखेंगे नोट्स में या बुक में या कहीं, कि रिंग के अंदर ये क्या तोड़ मरोड़ हो रही है एरो की, ये अपने आप को रिकवर करने की पोजीशन में आ रहा है। यानी कि ये जैसे ही आएगा
ये जाएगा, ये जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिस्टम वापस आ जाएगा वहाँ पे। यानी एरिनियम आयन जैसे ही अपनी इस हाइड्रोजन को छोड़ देगा वो पाई बॉन्ड सिस्टम वापस वहाँ पे आएगा। ये इलस्ट्रेशन होती है लिखने की और बोलने की कि ये स्ट्रक्चर बोल रहा है कि H जाने के लिए तैयार है और डबल बॉन्ड वापस आने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर ये दोनों तैयार नहीं हुए तो पूरा दी एंड काट दें, मर गया ये पूरा स्ट्रक्चर। ये जुमला क्या है? मरना। रिएक्शन पीछे, डाइड इन द सेल। कौन? बेंजीन। आगे आ जाए भाई, वही हुआ पुराना, इसने अपनी H को छोड़ दिया, प्रोटॉन लॉस प्रोटॉन, इसीलिए इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। काट दिया, उस हाथ को निकाल दिया और बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें भी आपकी चॉइस है, टॉप वाली जगह पे अगर हमला करा रहे थे इस कॉर्नर पे कराते, यानी 6 जगहों में से कहीं भी आप बना सकते हैं। ये काइंडली ना रटें कि सर ने क्लोरीन ब्रोमीन में टॉप पे दिखा दिया, अगले में ये राइट पे दिखा रहे हैं। आप इसके अलावा भी 4 बना सकते हैं। यानी आप यहाँ पे अगर इसका SO3 वाला दिखाते, यहाँ पे एरिनियम आयन दिखाते, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाती, क्योंकि नाम उसका सेम रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब वो ऑर्थो पैरा मेटा आएगा ना, उसमें ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मसला नहीं है, इसमें सारे इक्विवेलेंट हैं, किसी भी जगह पे एक रिएक्शन सेम प्रोडक्ट देगा। अब आखिरी है जनाब फ्रीडल क्राफ्ट। ये फ्रीडल क्राफ्ट जो है 2 बंदे थे, फ्रीडल क्राफ्ट। इन 2 बंदों ने बेंजीन के ऊपर काम किया था रिएक्शन के लिहाज से। ये 2 अलग अलग मुल्क के लोग थे, एक फ्रांस का था और एक अमेरिका का। एक ने और 2 ने मिलकर एक ही काम किया था, इसलिए दोनों का नाम किताबों में पहुंचा। यानी दोनों अलग अलग मुल्कों में एक ही रिसर्च कर रहे थे बेंजीन के रिएक्शंस पर। एक रिएक्शन जो होगा उसको कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक को कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन में आएगा, चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड, और एक में एसाइल हैलाइड आएगा, यानी जिसमें बीच में एक CO भी आ जाता है अल्काइल हैलाइड के दरमियान में। जैसे अमाइड आया था और अमाइन में फ़र्क, उस अल्काइल और एसाइल में फ़र्क। नहीं समझे? ये अगर तो आपके सामने लिखा हो RX तो ये अल्काइल हैलाइड है, और अगर आपके सामने लिखा हो RCOX कबाब में हड्डी बीच में आ गई तो ये एसाइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड जिसमें डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप हैलोजन से जुड़ता है, और एक होता है एसाइल हैलाइड जिसमें दरमियान में ये CO कार्बोनिल ग्रुप भी आ जाता है अल्काइल हैलाइड के दरमियान में। और ये खुद एक कंपाउंड, ये आपको चैप्टर नंबर 9 में पता चलेगा जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की नस्ल है एसाइल हैलाइड। अब जो है देखें भाई, और भागने की करें 3 मिनट में 4 मिनट में कि किस तरह अल्काइल ग्रुप आकर टोलिन बना देगा मशहूर ज़माना। मेरे पुराने लेक्चर भी निकाले भाई, ये टोलिन वोलिन पुराना है। ये देखें बेंजीन, ये शॉर्ट हैंड टेक्निक है। अल्काइल हैलाइड याद आया, अल्काइल हैलाइड क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, इसमें भी ये देखें सुटेबल कैटलिस्ट आएगा लुइस एसिड। ये एक जगह लिख लें, फ़ायदे में रहेंगे। हेलोजिनेशन FeCl3 और FeBr3 लुइस एसिड, और अल्काइलेशन और एसाइलेशन लुइस एसिड का एल्युमिनियम वाला, क्योंकि एल्युमिनियम का जो हैलाइड होता है और आयरन का ये लुइस एसिड बनाते हैं। बेस्ट लुइस एसिड अगर MCQs में पूछ लें तो FeCl3 FeBr3 हेलोजिनेशन के लिए, और AlCl3 और AlCl3 या AlBr3 ये अल्काइलेशन और एसाइलेशन के लिए। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ मैं Cl लूँ, यहाँ पे Br ले लेता, यहाँ Br लेता तो ये AlBr3 इसका जो है वो बन जाता लुइस एसिड। तो ये प्रोडक्ट हो गई डायरेक्ट शॉर्ट हैंड। यानी अगर 1 नंबर का सवाल आएगा, ये आप सोच रहे होंगे, ये सवाल भी बता दूँ जाते जाते, सर ये क्या मतलब मैकेनिज़्म, और ये क्योंकि मैकेनिज़्म की आखिरी लाइन में भी हम यही प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर 1 नंबर वाला सवाल आएगा तो ये उसका जवाब है। नहीं समझे? सवाल बोले सर, गिव इक्वेशन व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड। ये बस एक लाइन, 1 नंबर फारिग। गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इन बेंजीन। ओ हटो बच्चों, आ गया 4 मार्क्स का सवाल, पूरा स्टेप 1 2 3 4 देख लें। सर तेज़ भी गए तो ब्रेक लगा के एक चीज़ बता दी। क्वेश्चन पिक करें, हाउ बेंजीन रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड, ये सिर्फ एक लाइन। गिव द मैकेनिज्म, ये लफ्ज़ पकड़े, मैकेनिज्म का वर्ड लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में।
तब ये इतना थ्रू प्रॉपर चैनल 4 स्टेप के करके पूरा तरतीब से होगा। बेंजीन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक लाइन। बेंजीन एड्स हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर प्रेशर, एक लाइन। मैकेनिज्म ऑफ, तो ये सारे स्टेप्स सवाल को सही से लिख लें, फिर आप देखें और छुट्टी मनाएं। कि अब देखें पहले ये लुइस एसिड आया, लुइस एसिड ने क्या किया आप बताएं ना, मैं बताऊं, इतनी देर से बता रहा हूँ। ये प्रोवाइडर बनेगा इलेक्ट्रोफाइल का, इसमें से ये देखें प्लस और ये माइनस, नज़र आया, ये इसके साथ चला गया तो ये देखें प्लस वाला अलग हो गया, यानी ये कार्बोकैटायन यानी बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल से आप करें हमला, पहले बना एरिनियम आयन, फिर उससे हाइड्रोजन निकालें। अब खुद समझदार हैं, आखिर में एक H निकलेगी, जब H को आप इससे याद कराएंगे तो Al3 और प्लस HCl अलग हो जाएगा, यानी ये रिकवरी हो जाएगी AlCl3 की, कैटलिस्ट की। देख लें भाई, बेंजीन अल्काइल रेडिकल यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक स्लोली, फिर हमला जो है ध्यान से ताक के, और फिर एरिनियम। इसमें देखो ऊपर ले आया मैं फिर से, मैं खेल रहा हूँ आप भी खेलें। आप अब लेफ़्ट पे बनाएं घर में, अब इस CH3 वाले को यहाँ बनाएं, और जब यहाँ पे बनाएं तो उसके पाई बॉन्ड को कहीं दूर जगह करें। जिस जगह पे ये लाएंगे ना बस वहाँ पे पाई बॉन्ड जाएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पे आया, इधर की जगह खाली हो जाएगी, और ये आपको कैसे पता लगेगा सर? गिने 1 2 3 4, ये भी जाते आते बता ही दिया कि सर असल बात तो आप बता ही नहीं रहे हो भाई, असल बात पुरानी हो गई है कि 4 गिनना। और इधर देखें 1 2 3 और एक ऐसे यहाँ पे लगाएं, 4 हो गए पूरे, 1 2 3 4। अब आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी एक लगा दें, तो इसका मतलब आपको मैं कुछ समझा ही नहीं पाया, क्योंकि ये एक प्लस का मतलब ये था कि पहले ही वहाँ पे जो है 4 के 3 हुए थे, अब आपने अभी भी 4 कर दिया, तो अब इसको या तो हटाओ या इस H को हटाओ, क्योंकि इधर 4 हो गए उधर 5 हो गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। ये ध्यान रखना है कि हर कॉर्नर के कार्बन की 4 वैलेंसियाँ पूरी हों। एरिनियम आयन जब बनेगा तो जिस पे अटैक हुआ ना उसका एक कम हो जाएगा, तभी तो एरिनियम आयन बनेगा। इससे तो वो लिखा होता है कि 1 कार्बन बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज। वो 1 कौन सा है? जिस पे हमला हुआ, सारी sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। चले भाई आखिरी स्लाइड, और आज का लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन रिवाइज में कर करके देखिएगा इसको। टोलिन बन गया, टोलिन, मिथाइल बेंजीन टोलिन। अब इसमें क्या हुआ, इसने अपने हाइड्रोजन के हाथ को कटाया, यहाँ पे पाई बॉन्ड दोबारा जनरेट हुआ, मिथाइल बेंजीन दैट इज़ टोलिन। अब ये H ऊपर जो निकला था AlCl4 उसके साथ मिलकर H बना दे Cl, और ये दिखाया रिकवरी। अब भी समझ नहीं आया तो कभी नहीं आएगा कि क्या हुआ कि रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब जो हमने पहले इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसर का काम किया था वही वापस रीजनरेट हो रहा है। और ये किस तरह हो रहा है? जब ये हाइड्रोजन लॉस है उसको पना देने के लिए वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं कि मैं प्लस हूँ अकेला मारा जाऊँगा, अनस्टेबल होते हैं आयंस, मैं माइनस हूँ मारा जाऊँगा अकेले, तो ये दोनों आपस में कहेंगे हम लोग भाई स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएँ। और यहाँ पे ये हो गया फास्ट, अनस्टेबल फास्ट। ये हटा दें, ये हटा दें। टोलिन का अलग बताऊंगा मैं, ये टोलिन का है। एसाइलेशन आखिरी, पीछे आप वापस चले गए, आगे 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 नीचे। एसाइलेशन आखिरी है जिसमें जो है आप एसिल हैलाइड से रिएक्शन करा दें। अच्छा ये योरसेल्फ कीजिएगा, सही है, ये एक टास्क दे रहा हूँ आपको जाते जाते। ये आपका एसिल हैलाइड है, सही है, CH3COCl जो अभी बताया था। ये शॉर्ट हैंड हो गया कि इससे आपका एसिटोफिनॉन बन गया, नई प्रोडक्ट है, इसको सही से लिखें, एसिटोफिनॉन। अब ये जो एसिटोफिनॉन है बन तो गया एक लाइन में, लेकिन ये थ्रू स्टेप कैसे बनेगा? इसको आप AlCl3 से मिलाइएगा, फिर AlCl4 और ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, उसमें से प्लस, ये प्लस अलग हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ जाके बन जाएगा AlCl4। ये टास्क दे रहा हूँ, उसकी हिंट दे रहा हूँ कि इसमें जो AlCl4 अलग हो जाएगा और जो CH3CO प्लस अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला हिस्सा। यानी ये सोर्स बन गई हमारी इलेक्ट्रोफाइल की। क्या चीज़? ये लुइस एसिड। अब इसके बाद जाके उसका अटैक, उसके बाद उसमें से एरिनियम आयन बनते हुए H का निकलना। लेकिन इसमें शर्त क्या हुई कि आपको पहले ये समझ में आ गया हो
कि एसिल हैलाइड होता क्या है, जिसमें अल्काइल हैलाइड के दरमियान में एक CO ग्रुप हो, और उससे जब बेंजीन मिलता है तो प्रोडक्ट क्या बनती है, एसीटोफिनॉन। स्पेशल प्रोडक्ट हाईलाइट करें, एसीटोफिनॉन, जिसमें कार्बन बेंजीन के रिंग में ऑक्सीजन के साथ बनाता है अल्काइल ग्रुप। कुछ लोग हंस रहे हैं, पता नहीं मेरे ऊपर या किसके ऊपर। सही है, टास्क इसका बताइएगा ज़रूर कि कामयाबी हुई कि नहीं, कि इसमें से हमने जो है वो इलेक्ट्रोफाइल निकाला उसके साथ अटैक या नहीं। तो कम से कम ये अगर आपने लिख लिया तो इस पर छुट्टी होने जा रही है, क्योंकि नीचे का दिखाया है नहीं दिखाया है, वो आपको टास्क दिया है कि कोशिश कीजिएगा, बताइएगा। दरमियान में कर दो, वो कोई मसला नहीं है, बस इतना वो वाला हिस्सा। बस क्या इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहाँ तक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, वो इलेक्ट्रोफाइल आ गया CH3CO+। अब इसका हमला कराना आपका, उससे मेन प्रोडक्ट बनाना आपका। बन जाए तो बता दीजिएगा, नहीं बन जाए तो भी बता दीजिएगा। सही है जी। लेक्चर बड़ा था, लेकिन इसको जो है पॉज करके ठहर के देखिएगा ज़रूर, तब जब आपको पता चलेगा तो बताइएगा ज़रूर। सही है, तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।